हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और भाई आज के दिन काफी ज्यादा स्पेशल मैच है भाई। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल है और अपन अपनी तरफ से और अपनी पूरी फुटबॉल कम्युनिटी वाली तरफ से कहीं ना कहीं बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं भाई। इंडियन फुटबॉल को अगर राइज करना है तो उसकी इंडियन क्रिकेट को जरूरत है, और पर्टिकुलरली इससे हटके अगर इंडियन क्रिकेट की बात करें तो भाई फाइनली वक्त आ गया कि 12 साल बाद एक बार फिर से ट्रॉफी को घर लाया जाए। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट से, जो कि आती है यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से, और एक बड़ी और कंट्रोवर्शियल अपडेट है। अब देखो यहाँ पर अगर हम सऊदी मीडिया की बात करें तो वहां पर एक काफी बड़े रिपोर्टर हैं जो कि अपने आप को बताते हैं। अब ये यार देखो, सऊदी के रिपोर्टर की रिलायबिलिटी इतनी ज्यादा टेस्ट नहीं होती तो मैं उस पर बता नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट की सत्यता यानी कि इस रिपोर्ट की रिलायबिलिटी पे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो उन्होंने यहाँ पर जो रिपोर्ट निकाली है उसको वाकई वेस्टर्न मीडिया ने पूरी तरीके से संयोग यहाँ पर छापा है। उन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि यूएफए के अगर नए फॉर्मेट की बात करें जिसमें 36 टीम आएंगी, यानी कि जिसमें 32 टीम तो अभी इसी तरीके से जाएंगी, जो 4 टीम है उसमें से एक स्लॉट दिया जाएगा वन ऑफ द फेमस टीम जो कि है अल सैक्सी नसर। अब देखो ये चीज जब मैंने पढ़ी तो मैंने पहली चीज ये सोचा कि क्या ये पॉसिबल है, और देखो पॉसिबल तो है। अगर हम 4 जो एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे हैं उसमें से एक चीज तो कंफर्म है कि एक प्रीमियर लीग पे जाने वाला है, यानी कि प्रीमियर लीग से 5 टीम क्वालिफाई होंगी, बचे 3 स्पॉट्स। अब 2 स्पॉट्स यहाँ पर उन्होंने एडिशनल रखे हुए हैं और शायद से एक स्पॉट वो यूज करने वाले हैं फेमस टीम के लिए, जो कि उन्होंने यहाँ पर अल नसर का है। अब देखो अल नसर के पीछे कोई सीधी सी बात है, कोई मेरिट नहीं है, सीधा सीधा पैसों का खेल है। यहाँ पर सऊदी को पता है कि यहाँ पर उनको आई बॉल्स चाहिए, और अगर मैंने तुमने रिसेंट टाइम देखा है मेरा शॉर्ट्स वगैरह का तो मैंने तुमको बताया भी किस तरीके से वहां पर अटेंडेंस की दिक्कत पड़ रही है। इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर ब्रॉडर पिक्चर की बात करें तो अगर सऊदी लीग ये डील ब्रेक थ्रू कर देती है, अब इसमें करप्शन हो, इसमें पैसा हो, इसमें व्हाइट वॉशिंग हो, ब्रेन वॉशिंग हो, ब्लैक वॉशिंग, ब्राउन वॉशिंग, कोई सी वॉशिंग हो, लेकिन ये चीज तो कंफर्म है कि भाई यहां पर सऊदी अगर ये डील क्रैक कर देती तो ये चीज सऊदी के लिए बहुत बड़ी बात है। तुम सोचो 2025 में क्लब वर्ल्ड कप का नया फॉर्मेट में उसमें अल हिलाल ऑलरेडी जा चुकी है, अल हिलाल है या फिर अल इत्तिहाद है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर अगर चैंपियंस लीग में ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो कितनी बड़ी चीज है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वापस से चैंपियंस लीग खेल रहा है। अब देखो जैसे ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी मैं समझ गया था कि अगर अल सैक्सी नसर पे ये बात हो रही है तो इंटर मियामी दूर नहीं है। लेकिन फिर मेरे को याद आया कि अगस्त सितंबर में इंटर मियामी ने ऑलरेडी यहां पर जो इन्विटेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया है कॉनमेबोल लिबर्टाडोरस का, जिसका हाल ही में यहाँ पर फ्लुमिनेंस और यहाँ पर बोका जूनियर्स का नहीं रिवर प्लेट का शायद से मैच हुआ था फाइनल का। वहां पर भी सेम पैसे का खेला और वहां पर तो खुल के हो रहा है। कॉनमेबोल के यहाँ पर अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें और जो जिन्होंने इन्विटेशन दिया है उन्होंने कहा है कि देखो मेसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मेसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, हमको आई बॉल्स नहीं मिलेंगे, और साथ ही यहाँ पर MLS के क्लब के लिए या फिर ओवरऑल जिन क्लब के लिए उनके लिए पैसा भी बड़ी चीज है। वहां पर विनर को 14 मिलियन मिलता है, यहाँ पर तो खैर बहुत ज्यादा मिलते हैं, लगभग 130 मिलियन का आंकड़ा पहुंच जाता है वहां पर। अगर टोटल पूल की बात करें यहाँ पर 14 मिलियन मिलते हैं, और ग्रुप स्टेज से निकलते के बाद ही आपको 1 मिलियन तो कंफर्म मिल ही जाता है। तो इंटर मियामी तो लिबर्टाडोरस जा रही है। अल नसर क्या चैंपियन लीग आ सकती है? नहीं। अब देखो आ सकती है का अगर तुम रीजन पूछोगे कि क्वेश्चन है कि पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन इसमें दिक्कत की बात है। देखो सबसे पहले सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि अगर आप यूएफए में पार्टिसिपेट करते हो तो देखो यूएफए के बहुत सारे रूल्स हैं और सऊदी में रूल्स काम करते नहीं है। ऐसे में सऊदी में जिस तरीके से उन्होंने अपने स्क्वाड को बिल्ड किया है उसकी कितनी वैलिडिटी होगी और कितनी यहाँ पर उसको मंजूरी मिलेगी, ये देखने वाली बात है। अच्छा ये भी कंफर्म है कि अगर यूएफए मान के चलो एक बार कर भी देती है तो उसमें बाकी क्लब्स की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, ये भी देखने वाली बात है। तो अगर सऊदी ने यूएफए के किसी एक बंदे को खरीदा है तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। और अगर मैं तुमको सही बताऊं तो अगर ये चीज कुछ हद तक भी सही है सऊदी काम कर देगा, क्योंकि उसके पास पैसा है, उसको पता है यहाँ पर। और मैं तुमको सही बात बताता हूँ कि जैसे आई एम अ रोनाल्डो फैन भाई, 99% रोनाल्डो फैंस या फिर 99% जो वैसे फैंस है ना थोड़े से अल नसर के फैंस बन गए या फिर हैं, वो इस चीज को सपोर्ट करते हैं। जो चीज को सपोर्ट नहीं करते, नहीं वो इंटर मियामी वाले मूव को सपोर्ट करते हैं, वो ये है कि भाई आप चैंपियंस लीग को जैसा है वैसे रहने दो, इसको आप मनी मेकिंग मशीन ना बनाओ। डू लेट मी नो कि तुम्हारा इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है। ये चीज होती हुई दिख सकती है, और सही बताऊं तो पहली बार ऐसा नहीं है जब कोई रिपोर्ट सामने निकल गया, ये पहले भी ऐसा होता बार बार होता हुआ दिख रहा है कि बार बार ये खबर आ रही है कि भाई किसी को इन्वाइट किया जा सकता है, किसी को इन्वाइट किया जा सकता है। जेडन सैंचो की अगर मैं बात करूं ना तो जेडन सैंचो का जो मामला है वो सुलझने उलझने की तो बात ही अब खत्म हो गई। अब तो बात खत्म की है।
कि भाई अब खत्म कब होगा। और यहाँ पर अगर यूनाइटेड की बात करें तो यूनाइटेड के दिमाग में बस एक ही चीज़ है कि इसको जनवरी ट्रांसफर विंडो में निकाले कैसे, और निकल ये रहा नहीं है। क्योंकि अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो जेडन सैंचो जहाँ पर बुंदेसलीगा में वापस जाना चाहता है डॉर्टमुंड के साथ, डॉर्टमुंड के पास इतने फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज और इतने फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी है ही नहीं कि वो जेडन सैंचो की सैलरी जो कि 20 मिलियन नेट सैलरी है उसको यहाँ पर अफोर्ड कर सके। हाउएवर यहाँ पर एक लोन डील स्ट्रक हो सकती है यूवेंटस से। आप देखो जेडन सैंचो के ऑन बिहाफ पे भी वो इसको पसंद करता है और यूवेंटस को भी ऐसे प्लेयर की जरूरत है। तुम सोचो क्या मत मारी गई है यूनाइटेड की और क्या गंदा बिजनेस है यूनाइटेड का। यहां पर 70% यूनाइटेड सैलरी पे करेगी और 30% यहां पर सिर्फ यूवेंटस सैलरी पे करेगी, और इसको यूनाइटेड एक डब्ल्यू मान के चलेगी। अगर डब्ल्यू का लेवल इतना नीचे है तो इससे बेकार चीज और कुछ नहीं हो सकती, इससे ज्यादा बेकार कुछ हो नहीं सकती। इसलिए गंदे गंदी डील्स होती हैं। इसलिए पता डर लगता है जब भी यूनाइटेड इतना गंदा बिजनेस करके जब ये हाई सैलरी देते हैं ना किसी को, तो समझ लो कि फटने वाली है बहुत गंदी। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब थोड़ी सी लेवेंडोव्स्की की, तो हाल ही में जब तुमको पता है कि भाई बार्सिलोना का मैच होता अलावस में, तो तुमने देखा था कैसे लामिन यमाल और लेवेंडोव्स्की के बीच में थोड़ी सी खट्टी मीठी चीज़ हो गई थी। अब ये चीज़ जब इंटरनेट ने पकड़ी तो भाई उन्होंने तो लेवेंडोव्स्की की लेनी देनी कर दी, और ये चीज़ पहली बार नहीं थी क्योंकि लेवेंडोव्स्की हाल ही में यहाँ पर जाबी के साथ भी सेम हरकत करते हुए दिखे थे कि भाई हाथ नहीं मिलाना, लेकिन इस वाले में हाथ ना मिलाने से ज़्यादा कहीं ना कहीं चिल्लाना भी था। अब देखो यहाँ पर लोगों ने पॉइंट आउट ये किया कि तू खुद 34 साल का है और वो 16 साल का है, मतलब तेरे से दुगनी तेरी आधी उम्र का है, और उसको तू अगर इस तरीके से यहाँ पर स्कोल्ड करेगा तो किस तरीके का यहाँ पर एक तरीके से इंडिकेशन है, किस तरीके का सिंबल है कि कैसी लीडरशिप यहाँ पर प्रूफ की जा रही है। एक गुंडोगान है जो यहाँ पर पूरी बार्सिलोना को एक छतरी के नीचे तोड़ता है क्योंकि वो खुद अपने आप को एज अ बारसा मानता है, और एक लेवेंडोव्स्की है, ऐसा लोगों ने पॉइंट आउट करा। लेकिन मामला तब थोड़ा सा शांत क्लियर होने के बाद आया जब लेवेंडोव्स्की ने खुद इस पे बोला। अब जो अपनी पोलिश ड्यूटी पे गया है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज कंफर्म करी कि देखो यार, मैंने उसमें बहुत मदद करी है उस बंदे की, मैंने उस गेम में भी उसकी बहुत हेल्प करी है, और ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। यहाँ तक कि खुद एक बारसा के ग्रेजुएट ने कहा है कि ये चीज़ बहुत नॉर्मल है, लेकिन हाँ ये बहुत ऊपर की चीज़ हो गई। ये पूरा कंसेप्ट नॉर्मल है, एक दूसरे पे चिल्लाना, एक दूसरे से एफर्ट्स की डिमांड करना, लेकिन जिस तरीके से लेवेंडोव्स्की की बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से था, वो बिल्कुल ही अनजस्टिफाइड है, होना ही नहीं चाहिए। साथ ही लेवेंडोव्स्की ने कहा कि मैं तो देख ही कहीं और रहा था और एक्सीडेंटल हो गया कि हाथ मैंने नहीं मिलाया। साथ ही यहाँ पर जब जाबी वाली बात थी तो जाबी वाली बात पर उसने कहा कि देखो मेरे को कोई पीछे बुला रहा था और मैं उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने हाथ नहीं मिलाया। अगेन आप देखो कि अगर आप लेवेंडोव्स्की के पर्सपेक्टिव सोचोगे तो इतनी बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन बात ये बड़ी तब लगती है जब लेवेंडोव्स्की की परफॉर्मेंस की बात करें और अगर उसके स्टेटस की बात करें तो वो बहुत बड़ा लीडर है एक बार्सिलोना ड्रेसिंग रूम का, और वहां पर बहुत सारे यंगस्टर्स हैं बारसा के जो कि बहुत जान से प्यारे हैं बारसा के फैंस को। ऐसे में यहाँ पर डेफिनेटली आपको एक अपना ऐसा अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना होता है कि आप उनको गाइड करो, आप उनको मोटिवेट करो, ऐसे थोड़ी कि आप पब्लिक में ही। इससे मेरे को किस्सा याद आता है बेंजेमा विनीसियस वाला, लेकिन उसके बाद देखो किस तरीके से कमबैक किया था। तो यहाँ पर भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, कमबैक हो जाएगा। और बस वही है कि लेवेंडोव्स्की गोल्स तो दे ही रहा है, वहां पर भी 2 गोल्स मार दिए, क्या फायदा फिर अगर आपके पीछे फैंस का आपको सपोर्ट ही नहीं है। खैर इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी एम्बापे और बायर्न की। हंसी आने वाली है तुम्हें। देखो अभी हाल ही में टुकल ने एक इंटरव्यू दिया था इसमें कहा था कि भाई एम्बापे को साइन करेंगे, बिल्कुल मैं तो खुद साइकिल पे लेने जाऊंगा वैसे। चलो बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम जर्मन स्पोर्ट्स बाइल्ड की बात करें तो उन्होंने रिपोर्ट लिखी है कि एम्बापे टू बायर्न इम्पॉसिबल नहीं है। एम्बापे का नाम बायर्न के ड्रेसिंग रूम में टुकल और यहाँ पर बायर्न के मैनेजमेंट रूम में भी बहुत बार उठा है, और जब वो 2024 में फ्री एजेंट होगा तो एम्बापे को लेने के लिए बायर्न रेस में तो उतरेगी। लेकिन ये एम्बापे की मॉरल ड्यूटी है कि वो बायर्न के 25 मिलियन के अपने इनर कैप में अपने आप को फिट कर दे, क्योंकि एम्बापे के आने वाले टाइम में बहुत सारे टाइटल्स जीतने के और बहुत पैसा कमाने के मौके आएंगे। तो बायर्न के अपनी सैलरी लिमिट में उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। किसको? एम्बापे को। सैंचो की बात नहीं कर रहे, एम्बापे की बात कर रहे हैं। एम्बापे कितना कमाएगा? लगभग 100 मिलियन पर ईयर सारी डील्स लेके, लेकिन कितना कमाएगा वो बायर्न में? 25 मिलियन। तो ये किसकी ड्यूटी बनती है कि वो एडजस्ट करे? एम्बापे की। बायर्न चूतिया थोड़ी है, एम्बापे चूतिया है। तुम सोचो इस तरीके की यहां पर रिपोर्ट आती है और इस तरीके के जस्टिफिकेशन क्या क्या, अगर कोई मान के चल रहा है कि बायर्न सही में ये डील स्ट्रक कर देगी तो उसको तो लेजिट कैंची उठा के अपना औजार काट लेना चाहिए। क्योंकि क्या अगर उसने 2022 का किस्सा नहीं देखा, 2023 का किस्सा नहीं देखा, और अगर वो 2024 का भी लाइक अज्यूम और प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा, तो वो क्या कर रहा है? वो क्या समझ रहा है? वो फेब्रिजियो को ही सब्सक्राइब कर ले फिर। असल में बात यहां पर ये है
कि एम्बापे की अगर आप करंट डील की बात करें, एम्बापे की अगर आप करंट सिनेरियो की बात करें, तो पैसा तो बहुत पीछे चला गया, क्योंकि पैसा तो एक ऐसा पैरामीटर है जहां पर आपको मान के चलो कि आपको उसके पैसे उसकी डील पे नहीं मानना है। रियल मैड्रिड जैसा क्लब अगर आपकी इमेज राइट्स पे भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, तो आप समझ जाओ कि क्या मामला है। जो चीज उन्होंने डेविड बेकहम और रोनाल्डो के साथ नहीं करी, आज की मॉडर्न जनरेशन को वो चीज एम्बापे के साथ करनी पड़ रही है। और बायर्न कह दिया कि 75 मिलियन तू अपने कम कर ले, छोड़ो 75 भी छोड़ो, वो कह रहे तू 30 मिलियन भी कम कर ले। एम्बापे कहेगा मैं चूतिया का पट्टा हूं, जो मैं 60 मिलियन से मैं 30 मिलियन पे आ जाऊं, मैं 25 मिलियन पे आ जाऊं। वो है वो पीएसजी में। और दूसरी बात यह है कि लीग वन और बुंदेसलीगा क्या ही फर्क है, क्या ही है मतलब वहां हैरी केन है और ऑलरेडी मतलब सब है। खैर इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी अल्फोंसो डेविस और रियल मैड्रिड की। तो यहां पर रिपोर्ट्स निकल के आई है कि अल्फोंसो डेविस ने बायर्न के साथ फिलहाल के जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है वो बंद कर दिया, लेकिन इस पर कॉन्ट्रैक्ट अगर बात करें तो बायर्न के हायर ऑफिशियल ने कहा कि बात अभी चल रही है। और मेरे को इससे मतलब नहीं है कि अल्फोंसो डेविस रियल मैड्रिड से बात कर रहा है या फिर कुछ है उलू है। उसने यहां पर कहा है कि मेरी बात अल्फोंसो डेविस से चल रही है और हम कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करके रहेंगे। हाउएवर यहां पर यह बात उन्होंने ही भी दबे शब्दों में मानी है कि यस उसमें दिक्कत आ सकती है। और अगर मैं तुमको रियल मैड्रिड और स्पेनिश मीडिया की बात करूं तो अल्फोंसो डेविस का मन रियल मैड्रिड पे आ चुका है। बस असमंजस किसमें है कि 2025 में यहां पर उसको फ्री एजेंट लेके आना है, 2024 में हम उसके लिए 30-40 मिलियन पे करने वाले हैं और उसको एज अ नया स्क्वाड रिबिल्ड में लेके आने वाले हैं, जिसकी मेरे को प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाई लगती है कि अल्फोंसो डेविस को हम कुछ पैसों में ले आएंगे रादर देन फ्री एजेंट पे। साथ ही अगर बात करें यहाँ पर बारसा की, तो भैया बारसा के डेको की, आई थिंक बारसा डेको में ही बोला है, डेको ने ही बोला है कि भाई दोनों जाओ को हम रखना चाहते हैं। अब देखो जो जाओ कैंसेलो इतना महंगा नहीं पड़ेगा, जाओ फिलिक्स महंगा पूरा पड़ेगा। और जब सिमियोनी से इंटरव्यू में पूछा गया तो सिमियोनी ने तो खुले उसमें कह दिया, कहता हमारा तो फर्क ही नहीं पड़ता, अगर वो वहाँ बारसा में रहेगा तो हमें तो बहुत बढ़िया पैसा मिलेगा, और अगर वो यहाँ रहेगा तो ठीक है, हम तो समझ गए कि वो 1 साल अच्छा काम कर सकता है, 3 साल उसके कॉन्ट्रैक्ट पे और 3 साल है। तो ये भी और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है कि 3 साल है, मान के चलो कि 100 मिलियन से नीचे तो मिलेगा ही मिलेगा नहीं। ऐसे में बार्सिलोना को ये समझना चाहिए कि भाई अभी तो कोई है ही नहीं मतलब कि आप डिसीजन ले लो, अभी तो बहुत टाइम है, तब तक क्या पता अंसु फाटी काम कर जाए, है ना। और अभी आपको जब मिडफील्ड में और रिक्रूटमेंट करनी है, चाहे जुबीमेंडी की बात करें, किस टाइप के प्लेयर की बात करें, तो मेरे को लगता नहीं है कोई मतलब बनता है इसका कि आप 100 मिलियन यहां पर जाओ फिलिक्स पे खर्च करो और ऊपर से जाओ कैंसेलो पे। कितनी पोजीशन अच्छी है लग नहीं रहा, एथलेटिको मैड्रिड की बॉडी लैंग्वेज से लग नहीं रहा कि वो इसको कोई मानते हैं, कोई हिसाब ही नहीं है। वो यहाँ पर पंट लेने के लिए तैयार हैं, अगर नहीं झुकेगी बार्सिलोना तो वो वापस बुला लेंगे पीछे को। जाओ फिलिक्स अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई बार्सिलोना को कैसे न कैसे मनाया जाए, लेकिन मनाया तो भैया आपकी परफॉर्मेंस पे जाएगा, मनाया तो आपके अल्टीमेट कलेक्टिव एफर्ट पे माना जाएगा, क्योंकि ये तो पक्की बात है। बारसा अगर फेल हो गई तो सारा सबसे पहला जो कटेगा वो जाओ फिलिक्स का कटेगा, कि ये नहीं रुकेगा। और कायदे से देखो कलेक्टिव एफर्ट की बात नहीं है, बात यहाँ पर थोड़ी सी आपके पैसों की भी है। फाइनेंशियल कंडीशन अभी भी इतनी अच्छी नहीं है, बुरी ही है।